हेलो साथियों। आज की क्लास में हम लोग 20 जनवरी 2021 को जो रेलवे एनटीपीसी का एग्ज़ाम हुआ था उसके सेकंड शिफ्ट को हम लोग देखेंगे। आप लोग को मालूम हुआ कि रेलवे का जो एनटीपीसी का एग्ज़ाम हुआ था वो रोज़ 2 शिफ्टों में होता था। तो आज हम लोग इस क्लास में सेकंड शिफ्ट को देखेंगे। इस सीरीज में हम लोग टोटल 133 शिफ्टों के प्रश्नों को देखने जा रहे हैं। तो जितने भी नए लोग हैं चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, वीडियो को लाइक करेंगे और शेयर करेंगे। तो चलिए आज की क्लास हम लोग शुरू करते हैं। आज की क्लास का पहला प्रश्न है, दक्षिण अफ्रीका से भारत लौटने के बाद महात्मा गांधी ने 1916 में किस विद्यालय में पहली बार सार्वजनिक तौर पर संबोधित किया था? तो इसका आंसर हो जाएगा बनारस हिंदू विश्वविद्यालय में महात्मा गांधी ने पहली बार सार्वजनिक तौर पर संबोधित किया था। तो ये प्रश्न काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाएगा। ये बनारस हिंदू विद्यालय जो है यूपी में स्थित है। ये काफ़ी वर्ल्ड लेवल की विद्यालय है, विश्वविद्यालय है। इसी से मैंने अपनी पढ़ाई की, यहाँ से मैंने बीएड को कंप्लीट किया था। तो आप लोग भी अगर आपके पास टाइम है तो एक बार जरूर जाकर बनारस हिंदू विश्वविद्यालय का भ्रमण करें, देखें वहाँ का माहौल कैसा है। चलिए अगले प्रश्न को देखते हैं। और इससे पहले मैं बता दूं कि आपको इस चैनल पर एनटीपीसी की सारी प्लेलिस्ट अपडेट कर दी गई। आप लोग जाकर वीडियो 1 से शुरू करके अभी तक का सारा वीडियो देख लेंगे। रेलवे के अन्य एग्जाम जैसे ग्रुप डी, आरपीएफ, ये सब प्लेलिस्ट भी अपलोड कर दिया गया है। और एसएससी का भी सारे एग्जाम का प्लेलिस्ट अपडेट कर दिया, जैसे एमटीएस, सीएचएसएल, सीजीएल, ये सारे एग्जाम का प्लेलिस्ट अपडेट कर दिया गया। आप जाकर वहाँ से सारे प्रीवियस ईयर पेपर को देख सकते हैं। चलिए अगले प्रश्न को देखते हैं। इंटरनेशनल क्रिमिनल पुलिस कमीशन की स्थापना 1923 में खाली स्थान में हुई थी, जो इंटरपोल की पूर्ववर्ती है। तो जो इसका स्थापना जो हुआ था वियना में हुआ था, किसका? तो इंटरपोल, इंटरनेशनल क्रिमिनल पुलिस कमीशन की स्थापना जो कि 1923 में हुई थी और इसकी स्थापना वियना में हुई थी। और ये क्या है? तो इंटरपोल का पूर्ववर्ती है। अगला प्रश्न है, 1930 में किसने दलितों को डिप्रेस्ड क्लासेस एसोसिएशन में संगठित किया और उनके लिए अलग निर्वाचन मंडल की मांग की? तो ये थे वी.आर. अम्बेडकर, जिन्हें संविधान का जनक कहा जाता है। इन्होंने 1930 में क्या किया कि जितने भी दलित थे उनको डिप्रेस्ड क्लास एसोसिएशन में संगठित किया और उनके लिए अलग से निर्वाचन मंडल की मांग की। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान में मौलिक अधिकार किस संविधान के अंगीकार किए गए? तो इसका आंसर हो जाएगा संयुक्त राज्य अमेरिका। भारत के संविधान में जो आपको मौलिक अधिकार दिखाई देता है वो अमेरिका के संविधान से उठाकर अपने संविधान में जोड़ा गया है। अगला प्रश्न है, 1964 में भारत का पहला प्रेशराइज्ड हैवी वाटर रिएक्टर एटॉमिक एनर्जी ऑफ खालिस्तान लिमिटेड और भारत के एनपीसीआईएल का संयुक्त उपक्रम था। तो ये का हो जाएगा कनाडा। जो भारत का पहला प्रेशराइज्ड हेवी वाटर रिएक्टर जो था वो एटॉमिक एनर्जी ऑफ कनाडा और भारत के एनपीसीआईएल का संयुक्त उपक्रम था। अगला प्रश्न है, लक्षद्वीप के अधिकांश लोगों द्वारा बोली जाने वाली भाषा कौन सी है? तो लक्षद्वीप में आपका ज़्यादातर लोग मलयालम बोलते हैं। वहाँ की प्रमुख भाषा मलयालम कही जा सकती है, वहाँ के लोग मलयालम बोलते हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस भारतीय राज्य में अभी भी रैट होल माइनिंग की जाती है? तो ये मेघालय में अभी भी लोगों के द्वारा वहाँ पर रैट होल माइनिंग की जाती है। तो आप ये प्रश्न काफ़ी इंपॉर्टेंट है, टिक करेंगे कि रैट होल माइनिंग कहाँ होती है? तो मेघालय में। अगला प्रश्न है, उस नोबेल पुरस्कार विजेता का नाम बताइए जो वनों उन्मूलन के खिलाफ आरंभ हुए जन आंदोलन के संस्थापक है। इनका नाम था वंगारी मथाई। नाम देखिए क्या है, वंगारी मथाई जो है वो एक नोबेल पुरस्कार विजेता है। वो क्या थे? तो वनों उन्मूलन के खिलाफ हुए जन आंदोलन के संस्थापक है। तो आप लोग ये प्रश्न याद रखेंगे। अगला प्रश्न है, 1909 में महात्मा गांधी द्वारा लिखित उस पुस्तक का नाम बताएं जिसमें लिखा था कि यदि भारतीय उनका सहयोग ना करे तो ब्रिटिश शासन समाप्त हो जाएगा। तो उन्होंने हिंद स्वराज पुस्तक में ये बातें लिखी थी कि अगर अंग्रेजों को भारतीय सपोर्ट ना करे, सहयोग ना करे, तो उनका साम्राज्य खत्म हो जाएगा। और ये जो हिंद स्वराज पुस्तक थी उन्होंने 1909 में लिखी थी। तो ये फैक्ट भी आप लोग याद रखेंगे। अगला प्रश्न है, जिप्सम को 273 केल्विन पर गर्म करने पर यह लाल रंग के अणुओं को अलग कर देता है और कैल्शियम सल्फेट हाइड्रेट बन जाता है। इस पदार्थ का उपयोग खिलौने बनाने, सजावट का सामान बनाने और सतह को चिकना करने के लिए किया जाता है। इस पदार्थ को आमतौर पर किस नाम से जाना जाता है? तो इसे हम प्लास्टर ऑफ पेरिस के नाम से जानते हैं। यहाँ पर देखिए प्लास्टर ऑफ पेरिस का नाम भी दे दिया, उसका केमिकल नेम भी दे दिया है, उसका यूज़ भी दे दिया। मतलब इस प्रश्न में प्लास्टर ऑफ पेरिस को पूरा खत्म कर दिया, उसका क्या कहाँ यूज़ है, उसका केमिकल नाम क्या है, सब देकर आपको प्रश्न को बस बड़ा किया है। बाकी प्रश्न में कोई दम नहीं है। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आ रहा है तो आप लोग जरूर से जरूर चैनल को सब्सक्राइब करेंगे।
अगला प्रश्न है, ऐसे वीडियो से आपका क्या होता है कि समय का बचत होता है। आप लोग देख रहे हैं 10 से 11 मिनट में आपको टोटल 40 प्रश्नों को करा दिया जाता है। अगर ऐसे ही आप लोग बड़े चैनल पर जाते तो आप लोग को यही 40 प्रश्न कराने में वो लोग 2 से ढाई घंटा ले लेते। तो आप लोग का अभी सबसे जो कीमती वक्त चल रहा है वो आपका टाइम। समय आपके पास है तो आप लोग अपनी तैयारी मजबूत कर लेंगे। अगर आपके पास समय नहीं रहेगा, वीडियो देखने में आप समय बर्बाद करते जाएंगे, तो आपके पास रिवीजन के लिए समय ही नहीं बचेगा। तो आप लोग ऐसे ही छोटी छोटी वीडियो से आप बस देखते जाइए कि प्रश्न कहाँ से बने हैं, किस टाइप के बने हैं, और उसके आधारित आप मॉक लगाइए और अपनी तैयारी को मजबूत कीजिए। तो चलिए अगले प्रश्न को देखते हैं। कौन सा मुगल सम्राट स्मारक उस्ताद अहमद लाहौरी द्वारा डिजाइन किया गया था, जिससे यूनेस्को ने 1983 में विश्व धरोहर घोषित किया? तो ताजमहल जो था, इसे यूनेस्को की विश्व धरोहर में 1983 में शामिल किया गया और इसका डिजाइन जो था उस्ताद अहमद लाहौरी द्वारा बनाया गया था। तो कल भी एक प्रश्न पूछा था कि एलोरा गुफाएं, जो अजंता की एलोरा गुफाएं हैं, उन्हें यूनेस्को विश्व धरोहर में कब शामिल किया गया था? तो आपसे मैं उसी दिन बताया था कि जितने भी भारतीय जगह हैं जिन्हें यूनेस्को विश्व धरोहर में शामिल किया गया है, आप उनको एक लिस्ट बनाइए और रोज एक बार बस देख लीजिए। लगातार 5 दिन आप ऐसे करेंगे, आपको सारा याद हो जाएगा। अगर याद भी नहीं होगा तो जब आपके सामने 4 ऑप्शन आएंगे, आप इजीली उनको एलिमिनेट कर पाएंगे। तो आप लोग मेरी बात मानिए, आप लोग ऐसे ही टॉपिक वाइज पढ़ाई कीजिए। अगला प्रश्न है, यक्षगान किस भारतीय राज्य की लोक प्रस्तुति है? तो ये आपकी कर्नाटक की लोक प्रस्तुति है। कौन सा? तो यक्षगान। ये भी प्रश्न बहुत बार एग्जाम में पूछा गया है। अगला प्रश्न है, देवकी नंदन खत्री किस कृति को हिंदी भाषा के गद्य की पहली प्रमाणिक कृति माना जाता है? तो चंद्रकांता जो है देवकी नंदन खत्री की एक पहली हिंदी भाषा में गद्य की पहली प्रमाणिक कृति है। तो आप लोग इसको याद रखेंगे। चंद्रकांता किसने लिखा है? तो देवकी चंदन खत्री ने। अगला प्रश्न है, उस जल निकासी पैटर्न का नाम बताएं जहां नदी एक पहाड़ से निकलती है और सभी दिशाओं में बहती है। तो इसे हम रेडियल बोलते हैं, अक्षीय बोलते हैं। यहाँ पर जो है ये जल निकासी का पैटर्न है, जिसमें क्या होता है कि जब एक नदी पहाड़ से निकलती है, मान लीजिए यहाँ पहाड़ थी, सभी दिशाओं में बहती है, तो ये जो है इसे हम अक्षीय कहते हैं। अगला प्रश्न है, किसी विलियन में हाइड्रोजन आयन सांद्रता मापने का पैमाना क्या है? तो उसमें हम पीएच पैमाना लगाते हैं। किसी भी विलियन में अगर हम हाइड्रोजन आयन सांद्रता को मापना होता है तो हम पीएच पैमाना का वहाँ पर यूज करेंगे। अगला प्रश्न है, उस जर्मन रसायन का नाम बताइए जिसने 1817 में तत्वों को त्रिकों में समूहबद्ध किया था। तो ये प्रश्न तो काफ़ी आसान हो जाएगा। ये जो थे जोहान वोल्फ गैंग डोवेरिनर जो थे, ये तत्वों को त्रिकों में समूहबद्ध किया था, ट्रायड्स में इन्होंने समूहबद्ध किया था। कब? तो 1857 में। इन्हीं को माना जाता है कि सबसे पहले तत्वों का वर्गीकृत करना शुरू किया था डोवेरिनर। अगला प्रश्न है, भारत में संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम यानी यूएनईपी, यूनाइटेड नेशन इन्वायरमेंटल प्रोग्राम का कार्यालय कहाँ स्थित है? तो ये नई दिल्ली में है। इसका कार्यालय जो है नई दिल्ली में स्थित है। अगला प्रश्न है, इनमें से किस नदी के भाग को 1988 में राष्ट्रीय जलमार्ग 2 घोषित किया गया था? तो ब्रह्मपुत्र नदी का जो जलमार्ग है, इसे 1988 में राष्ट्रीय जलमार्ग सेकंड घोषित किया गया था। कब? तो 1988 में। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन कैबिनेट मंत्री नहीं है? तो रक्षा मंत्रालय में राज्य मंत्री जो हैं ये सब कैबिनेट मंत्री नहीं है। बाकी कानून और न्याय मंत्री, गृह मंत्री, विदेश मंत्री ये कैबिनेट मंत्री हैं। तो आप लोग को अगर चैनल पसंद आ रहा है तो आप लोग चैनल को जरूर से जरूर सब्सक्राइब करेंगे, लाइक भी करेंगे, शेयर भी करेंगे। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा आयनिक यौगिकों का एक गुण धर्म है? तो जितने भी आयनिक यौगिक हैं यानी आयनिक कंपाउंड है, उनका एक गुण है कि इनका क्वथनांक और गलनांक उच्च होता है। इनका मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट जो होता है काफ़ी हाई होता है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा राष्ट्रीय सामाजिक सहायता कार्यक्रम का भाग नहीं है? तो आयुष जो है राष्ट्रीय सामाजिक सहायता कार्यक्रम का भाग नहीं है। बाकी जो आपको दिख रहा है, अन्नपूर्णा, इंदिरा गांधी राष्ट्रीय विधवा पेंशन योजना, इंदिरा गांधी राष्ट्रीय विकलांगता पेंशन योजना, ये जो है राष्ट्रीय सामाजिक सहायता कार्यक्रम का भाग है। अगला प्रश्न है, व्हाट इज़ द अनदर नेम ऑफ कैल्शियम ऑक्साइड? तो आपको बताना है कि कैल्शियम ऑक्साइड का दूसरा नाम क्या है। तो इसका नाम है क्विकलाइम। ये एग्जाम में बार बार पूछता है कि क्विकलाइम किसे कहते हैं? तो कैल्शियम ऑक्साइड को हम क्विकलाइम बोलते हैं। अगला प्रश्न है, प्रथम भारतीय क्रिकेट क्लब द कलकत्ता क्रिकेट क्लब की स्थापना कब हुई थी? तो इसकी स्थापना 1792 में हुई थी। तो यहाँ से एक और प्रश्न आप याद रखेंगे कि पहला भारतीय क्रिकेट क्लब कौन था? तो द कलकत्ता क्रिकेट क्लब पहला था और इसकी स्थापना जो हुई थी 1792 में हुई थी। अगला प्रश्न है, भारत सरकार के द्वारा बीसीजी टीकाकरण और टीबी उपचार को शामिल करते हुए
जिला टीवी सेंटर मॉडल के रूप में वर्ष 1962 में नेशनल टीवी प्रोग्राम लॉन्च किया गया था। तो नेशनल टीवी प्रोग्राम जो है 1962 में लॉन्च किया गया था। क्यों किया गया था? तो बीसीजी का जो टीकाकरण था और टीबी के उपचार के लिए ये मॉडल प्रोग्राम लॉन्च किया गया था। अगला प्रश्न है, इनमें से कौन अमेरिकी कंप्यूटर कंपनी सन माइक्रोसिस्टम, यह एक अमेरिकी कंपनी है सन माइक्रोसिस्टम, जिसका बाद में ओरेकल ने अधिग्रहण कर लिया था, के संस्थापकों में से एक है? तो विनोद खोसला जो है, ये देखिए कितना पुराना प्रश्न, और ये किसी से सॉल्व भी नहीं होता। ये प्रश्न इतना कोई पढ़ता ही नहीं, ना कोई बुक में मिलेगा ना कहीं भी ये बुक ये नहीं मिलेगा। जो न्यूज़ देखता होगा उसी को ये पता चलेगा। न्यूज़ में क्या एक बार कभी 1-2 मिनट 30 सेकंड के लिए बोल के निकल जाते हैं ऐसे प्रश्नों को, तो ये आपको कहीं नहीं मिलेगा और ये किसी से बनता भी नहीं। तो इसका आंसर हो जाएगा विनोद खोसला। अगला प्रश्न है, ग्राम विकास मंत्रालय के तत्वाधान में निम्न में से किस प्रमुख कार्यक्रम का लक्ष्य ग्रामीण निर्धन महिलाओं को उनके अपने ही संस्थानों जैसे स्वयं सहायता समूह एवं परिसंघों, उत्पादकों, संयोजकों आदि में संगठित करना और उनके लिए आर्थिक समावेशन और रोजगार सुनिश्चित करना है? तो इसका आंसर हो जाएगा दीनदयाल अंत्योदय योजना, नेहरू रूरल लाइवलीहुड मिशन इसका उद्देश्य था। अगला प्रश्न है, मोतीलाल नेहरू ने परिषद राजनीति में वापसी के लिए बहस करने हेतु कांग्रेस के भीतर स्वराज पार्टी का गठन किसके साथ किया था? तो CR दास, चित्तरंजन दास के साथ मोतीलाल नेहरू ने 1923 में स्वराज पार्टी का गठन किया था। तो आप लोग ये फैक्ट याद रखेंगे। अगला प्रश्न है, उस ब्रिटिश रसायन यज्ञ का नाम बताइए जिसने द्रव्यमान संरक्षण एवं स्थिर अनुपात के सिद्धांत के विषय में अपना परमाणु सिद्धांत 1808 में प्रस्तुत किया, जो कि पदार्थ के अध्ययन में निर्णायक सिद्ध हुआ। तो ये थे जॉन डाल्टन। जॉन डाल्टन ने द्रव्यमान संरक्षण और स्थिर अनुपात के सिद्धांत के विषय में अपना परमाणु सिद्धांत जो था 1808 में प्रस्तुत किया था। अगला प्रश्न है, केरल के तालीपरंबा के पास स्थित उस शिव मंदिर का नाम बताइए जहां महिलाओं को रात 8 बजे के बाद ही प्रवेश करने की अनुमति है। इस मंदिर की यह विशेषता है कि यह ध्वज दंड नहीं है। तो इसका नाम है राज राजेश्वर मंदिर। ये केरल के तालीपरंबा में स्थित है और ये एक शिव मंदिर है। इसमें क्या होता है कि रात के 8 बजे के बाद इसमें महिलाओं की प्रवेश की अनुमति है। 8 बजे के पहले महिलाओं को इसमें प्रवेश करने की अनुमति नहीं है। और इस मंदिर का विशेषता ये है कि यहाँ पर ध्वज दंड नहीं है, यहाँ पर ध्वज नहीं लगता है। तो मंदिर का आप नाम याद रखेंगे, राज राजेश्वर मंदिर। ये शिव भगवान को समर्पित है और केरल में स्थित है। अगला प्रश्न है, भारत के निम्न में से किस स्थल को काला पानी के नाम से जाना जाता है? तो ये प्रश्न काफ़ी आसान है। अंडमान द्वीप को काला पानी के नाम से जाना जाता है और यहीं पर आपका सेलुलर जेल भी मिलता है। अगला प्रश्न है, मानव संसाधन विकास मंत्रालय ने वन स्टॉप शैक्षिक पोर्टल तैयार किया है जो प्राथमिक शिक्षा के विद्यार्थियों को से लेकर विद्वानों, अध्यापकों एवं जीवन पर्यंत शिक्षार्थियों की आवश्यकताओं को पूरा करेगा। इस पोर्टल का नाम क्या है? तो इस पोर्टल का नाम है साक्षात। इसका विकास किसने किया है? तो मानव संसाधन विकास मंत्रालय ने। अब इस मंत्रालय का नाम बदलकर शिक्षा मंत्रालय कर दिया गया है। तो इस पोर्टल को इसने विकसित किया है, साक्षात पोर्टल। अगला प्रश्न है, लुम्बिनी, बोधगया, सारनाथ, कुशीनगर की यात्रा निम्नलिखित में से किस विशिष्ट रेलगाड़ी से की जा सकती है? तो इसका नाम है बुद्धिस्ट सर्किट टूरिस्ट ट्रेन। अब देखिए ट्रेन से भी, अब मान लीजिए रेलवे का एग्जाम है तो रेल से तो प्रश्न बनेगा ही। तो आपसे देखिए कैसा प्रश्न पूछा है कि आप इसकी कल्पना भी नहीं किए होंगे कि लुम्बिनी, बोधगया, सारनाथ और कुशीनगर की अगर आपको यात्रा करनी होगी तो किस विशिष्ट रेलगाड़ी से आप इसकी यात्रा कर सकते हैं? तो इसका नाम है बुद्धिस्ट सर्किट टूरिस्ट ट्रेन। अगला प्रश्न है, उस रीट का नाम बताइए जिसके तहत अदालत किसी गिरफ्तारी का तरीका या आधार विधिक और संतोषजनक न होने पर गिरफ्तार व्यक्ति को उसके सामने पेश किए जाने या मुक्त किए जाने का आदेश देती है। तो इसका नाम है बंदी प्रत्यक्षीकरण। तो आप लोग एक बार और इस प्रश्न को पढ़ लेंगे। अगला प्रश्न है कि इस भारतीय राज्य ने मल्लखंभ को अपना राष्ट्रीय खेल घोषित किया है? तो मध्य प्रदेश ने मल्लखंभ को अपना राज्य खेल घोषित किया गया है। तो मध्य प्रदेश का अगर पूछेगा कि राज्य खेल कौन सा है तो आपका आंसर हो जाएगा मल्लखंभ। अगला प्रश्न है, निम्न में से क्या किसी वीडियो फाइल का एक्सटेंशन नहीं है? तो साफ दिख रहा है जेपीई जो है ये इमेज का फाइल एक्सटेंशन होता है, ना कि वीडियो का। .avi.mov.mp4 ये जो है वीडियो फाइल का एक्सटेंशन है। अगला प्रश्न है, तेंदु, अमलतास, बेल जैसे सामान्य पेड़ भारत के किस प्रकार के वनों में पाए जाते हैं? तो ये शुष्क पर्णपाती वन में पाए जाते हैं। ये पेड़ का आप नाम देख लेंगे, तेंदु, अमलतास, बेल, ये सारे पेड़ जो है भारत के शुष्क पर्णपाती वन में पाए जाते हैं। अगला प्रश्न है, द नाइस गाय
टू फिनिश्ड फर्स्ट, द नाइस गाइज हु फिनिश फर्स्ट। किस खिलाड़ी की जीवनी है? तो ये हमारे दवाल राहुल द्रविड़ की ये जीवनी है। और इन्हीं के कोचिंग में भारत ने 2024 का T20 विश्व कप भी जीता था। तो ये भारत के महान खिलाड़ियों में से एक हैं। तो हमने यहाँ पर जीके के सारे प्रश्नों को देख लिया है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, वीडियो को लाइक करेंगे और शेयर करेंगे। तब तक दीजिए इजाज़त, मिलते हैं नए वीडियो के साथ। जय हिंद, जय भारत।